नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हर एग्जाम में काम आने वाला टॉपिक है। चाहे आपकी कंपटीशन लेवल की एग्जाम हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम हो, चाहे रीट की हो, चाहे आरएस की हो, किसी भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे की एग्जाम हो, सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक है। हमारे संविधान से का टॉपिक है और आज जो हमारा टॉपिक है वह है मौलिक अधिकार। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, लेकिन मौलिक अधिकार से पहले हम एक बात जान लेते हैं। बहुत बार सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि मानव अधिकार और मौलिक अधिकार क्या अलग अलग हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो पहले हम मानव अधिकार देख लेते हैं। एक बार मानव अधिकार किसे कहते हैं, तो हम बात करते हैं मानव अधिकार। मानव अधिकार, अब देखो मानव अधिकार में क्या है कि मानव को मानव होने के नाते मिलने वाले अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। मानव को मानव होने के नाते मिलने वाले अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। ये किसी देश की सीमा से नहीं बंधे होते बेटा, ये संपूर्ण विश्व के मानवों को मिलते हैं। ये किसी देश सीमा से नहीं बंधे होते, संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं होते हैं। ये तो सिर्फ एक मानव होने के नाते सभी लोगों को मिलते हैं, वो कहलाते हैं मानव अधिकार। तो ये किसी देश सीमा से नहीं बंधे होते, संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं होते हैं, है ना। तो ये हमने बात की मानव अधिकार की। अब हमारे टॉपिक पर हम आते हैं जो है मौलिक अधिकार। हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार और मानव अधिकार अगर हम दोनों में बात करें तो मौलिक अधिकार एक संकीर्ण विचारधारा है। संकीर्ण विचारधारा है, एक छोटी विचारधारा है। किस आधार पर छोटी विचारधारा है, वो इस तरह है कि मानव अधिकार संपूर्ण विश्व को प्राप्त होते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार सिर्फ उनको प्राप्त होते हैं जो उस देश के अंदर निवास करते हैं, उसी देश के निवासियों को प्राप्त होते हैं और संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं। मौलिक अधिकार किसके द्वारा प्रदत्त होते हैं? संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं। संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं, संविधान के द्वारा दिए जाते हैं, है ना। मौलिक अधिकार किसके द्वारा दिए जाते हैं? संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। ये संपूर्ण मानव जाति के लिए नहीं है, यह सिर्फ उसके लिए है जो उस देश में रहता है, जो वहां का नागरिक है, उनके लिए मौलिक अधिकार दिए जाते। अब मौलिक अधिकार हैं जो हम भारत के संविधान की बात करें तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में दे रखे हैं। अच्छे से ध्यान रखना, इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में किस में दे रखे हैं, तो भाग 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। बहुत बार कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स में ये आ चुका है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। अब ये भाग 3 में कितने अनुच्छेदों में है, कहां से लेकर कहां तक के अनुच्छेदों में है, इस बारे में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो याद रखना बेटा, अच्छे से ध्यान रखना। इसका जो है वो है आपका 12 से लेकर के 35, 12 से लेकर 35, समझ में आ गया। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या दे रखे हैं? हमें मौलिक अधिकार प्रदान कर रखे हैं। 14 से नहीं है, बहुत से स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो 14 से पढ़ते हैं, नहीं 14 से नहीं है, 12 से लेकर 35 तक हमें मौलिक अधिकार दे रखे हैं। अब इसी को लेकर हम बात करते हैं। तो इस भाग 3 का 12 से लेकर के 35 तक का जो अनुच्छेद है, इसके कारण इसे क्या कहा जाता है? मेघना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना कार्टा। मेघना कार्टा, मेघना कार्टा कहा जाता है। मेघना कार्टा किसे कहते हैं? आपको एक बात याद दिला देता हूं। इंग्लैंड में बहुत साल पहले, 800-900 साल पहले की बात है, उस समय वहां के जो राजा हैं, वहां के जो सम्राट थे, वहां के जो राजा थे, उन्होंने अपनी जनता को एक प्रपत्र लिख के दिया और उन जनता के अधिकारों को बारे में उनको बताया कि आपके ये अधिकार है। और उस अधिकार प्रपत्र को क्या कहा गया? मेघना कार्टा कहा गया। और यहाँ पर हमारे अधिकार 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद में दे रखे हैं, भाग 3 में दे रखे हैं, इसलिए इसे भी क्या कहा जाता है? मेघना कार्टा कहा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत बार इसमें कथन कारण के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या अन्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें प्रश्न इस तरह आ सकता है कि
संविधान का भाग 3 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद को क्या मैग्ना कार्टा कहते हैं? कथन है ये, कारण क्या है कि उसके अंदर अधिकार वर्णित है, तो हम क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल कहा जाता है। उसका कारण क्या होगा? क्योंकि उसमें अधिकार वर्णित है, और अधिकार जहां वर्णित होते हैं उसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा। समझ में आ गया? तो यहां से हम शुरुआत करते हैं, आते हैं हमारे, हम बात करते हैं अनुच्छेदों की। देखिए, आपको सिंपली सब कुछ याद करने के लिए, सिर्फ एक लाइन याद करनी है। सिर्फ क्या याद करनी है? एक लाइन याद करनी है। वो करनी है समस्त क्या याद करनी है? एक लाइन करनी है, समस्त शोध संस्कृति शिक्षा के उपचार हैं। क्या याद करना है आपको? कि समस्त शोध क्या है? संस्कृति शिक्षा के उपचार हैं। इसको देखो, हमेशा बेटा जब भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है तो ये क्रम से पूछे जाते हैं आपसे। किस तरह पूछे जाते हैं? क्रम से पूछे जाते हैं कि जो इनका क्रम है वो क्या है, जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका क्रम क्या है। तो हम यहीं से क्रम को देखेंगे, तो इनका क्रम के आधार पर समस्त शोध संस्कृति शिक्षा के उपचार है। तो समस्त, यहां पर सम से बन रहा है समानता का अधिकार। तो पहला जो अधिकार है वो आपका है समानता का अधिकार। पहला अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरे अधिकार की, कि दूसरा अधिकार क्या है, तो दूसरा अधिकार होगा हमारा, देखो, सम से समस्त। सम से क्या हो गया? समस्त हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? शोध, अब देखो, सम से समानता का अधिकार, इससे हो गया स्व से स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किसका हो गया? स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब बात करते हैं हम सो से क्या हो गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। समझ में आ गया? पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर क्या आ गया? ध्य से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या आ गया आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ गया चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे हम बात करें तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आपको यहां तक दिख रहा है, बाकी का मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं। देखिए, पांच आपके यहां तक आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है। छठा लास्ट जो हमारा है वो मैं ऊपर लिख देता हूं, ध्यान रखना। वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए आपके पास क्या क्या आ गए। देखिए इधर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब समस्त शोध संस्कृति शिक्षा के उपचार है। केवल एक लाइन से आपने इनको किस आधार पर याद कर लिया? क्रम के आधार पर याद कर लिया। सम से समानता का अधिकार हो गया, से स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार हो गया और उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको एक लाइन तो कम से कम बेटा याद करनी ही पड़ेगी, इतना तो आपको खुद कोशिश करनी ही पड़ेगी और धीरे धीरे आप ये लाइन भी भूल जाओगे तब भी आपको धीरे धीरे एक क्रम याद हो जाएगा। इसके अलावा इसके अनुच्छेद भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि किन किन अनुच्छेदों में है, तो हम देख लेते हैं। देखिए यह है आपके 14 से लेकर 18, कितने हैं? 14 से लेकर के 18 तक आपको समानता का अधिकार दे रखा है। इसके बाद करें हम स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह आपके 19 से लेकर 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखें तो ये 23 और अनुच्छेद 24 में आपको कौन सा अधिकार दे रखा है बेटा? आपको दे रखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम करते हैं 25 से लेकर के 28 तक। किससे? 25 से लेकर 28 तक हम देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। संस्कृति में जो शिक्षा का अधिकार है वो आपको दे रखा है अनुच्छेद 29 में और 30, 29 और 30 में। 31वां जो नंबर का अधिकार था वो हमारे पास नहीं है क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार है वो यहां से डिलीट मार दिया गया है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब जो अंतिम बचा अपना वो दे रखा है आपका अनुच्छेद 32 के अंदर। तो देखिए यहां से ध्यान रखना आपको, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको 25 से 28 अनुच्छेदों में दे रखा है और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 19 से लेकर 30वें अनुच्छेद तक दे रखा है। तो समस्त सोच संस्कृति शिक्षा के उपचार है। इस आधार पे आप इसको क्रम वाइज कर सकते हो और इनको याद कर सकते हो। अब हम आज का जो हमको पढ़ना है वो है समानता का अधिकार। आज यही हो पाएगा। समानता का अधिकार को हम लेते हैं मुख्य रूप से क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। समानता के अधिकार में हम देखते हैं तो कितने हैं कुल? 14 से लेकर 18। ऐसे मत कर देना 14 से 18 4 हो गए, नहीं, 14 से 18 4 हुए। गिनोगे आप 14, 15, 16, 17, 18 कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ध्यान रखना कितने हैं इसके अंदर? 5। कितने हैं? 5। अब हम उन 5 अधिकारों को देखते हैं कि समानता के अधिकार में वो 5 अधिकार कौन कौन से दे रखे हैं। देखिए हम बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इस समानता के अधिकार में हम बात करें तो जो पहला अधिकार है अनुच्छेद 14 के अंदर हम देख रहे हैं समानता का अधिकार। इसमें क्या दे रखा है? वो दे रखा है आपको अनुच्छेद 14 में दे रखा है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता क्या दे रखा है आपको? विधि के समक्ष समानता दे रखा है, अर्थात कानून के सामने सभी समान हैं। कानून के सामने सभी क्या है? समान है। वो किस में दे रखा है? 14वें अनुच्छेद में आपको दे रखा है। अब देखिए विधि के समक्ष सभी समान है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम देखें, अगर हम उसका अच्छे से अध्ययन करेंगे तो इसके अंदर अनुच्छेद 14 में एक बात और कह रखी है। वो कह रखी है विधि का समान संरक्षण। क्या कह रखी है? विधि का समान संरक्षण। देखिए विधि के समक्ष समानता, हम बहुत बार कहते हैं कि कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून के समक्ष क्या है? सभी समान है। किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 14। और एक बात और कह रखी है कि विधि का समान संरक्षण। अभी हम ये देखें कि क्या
वास्तविक रूप से विधि के समक्ष समानता है? विधि के समक्ष समानता की अगर हम बात करते हैं तो हम बहुत बार कहते हैं कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका एक बड़ा कारण यह है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान नहीं हो सकते। समान इसलिए नहीं हो सकते, मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो अंधा है, एक व्यक्ति आंख वाला है, क्या दोनों को कानून और उनके नियम समान बनाए जाए? अंधे व्यक्ति के लिए और आंख वाले व्यक्ति को समान अधिकार दिए जाए? कैसे हो सकता है? ये नहीं दे सकते। इस आधार पर उसमें क्या कहा है कि विधि का समान संरक्षण, अर्थात कुछ केसों के आधार पर, कुछ चीजों के आधार पर अगर संविधान और भारतीय संसद चाहे तो क्या हो सकता है, उनको अलग से उनके लिए कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। किसमें कह रखा है? ये अनुच्छेद 14 के अंदर कह रखा है कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण में एक बात ये कह रखी है कि विधि के सामने सभी लोग तो समान होंगे, लेकिन कुछ लोग उनको संरक्षण दिया जा सकता है, उनको अलग से उनके प्रावधान किए जा सकते हैं। किसमें दे रखे? अनुच्छेद 14 में दे रखे। समझ में आ गया बेटा? यहां पर अब अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 के बाद, अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। किसकी बात करें? 15। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि चाहे व्यक्ति किसी भी लिंग का हो, अर्थात किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे क्या हो, किसी भी धर्म का। 5 आधार दे रखे बेटा इसके अंदर, अच्छे से ध्यान रखना। चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, मूल वंश का, लिंग का या जन्म स्थान, 5 आधार है। क्या क्या है? वापिस एक बार रिपीट करो। जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान। इनके आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इनके आधार पर किसी भी तरह का क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। इन 5 आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। इसमें कह रखा है अनुच्छेद 14 के अंदर कह रखा है। तो क्या कह रखा है अनुच्छेद 15 के अंदर? सॉरी 15 के अंदर क्या कह रखा है? अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश, इनके आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इनके आधार पर किसी भी तरह का क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात इसके अलावा और क्या कह रखा है इसके अंदर? इसमें कह रखा है कि सार्वजनिक स्थान सभी के लिए खुले रहेंगे। क्या कह रखा है? सार्वजनिक स्थान सभी के लिए समान रूप से खुले रहेंगे। सार्वजनिक स्थान सभी के लिए समान रूप से क्या रहेंगे बेटा? खुले रहेंगे। किसमें कह रखा है? अनुच्छेद 15 में कह रखा है कि जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बेटा देखो, जो मौलिक अधिकार हैं, एक बात और समझ लो, जो मौलिक अधिकार हैं इनकी जो प्रकृति है, इनकी क्या प्रकृति है, वो निषेधात्मक है, नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक। इनकी प्रकृति कैसी है बेटा? नकारात्मक है, निषेधात्मक है। समझ में आ गया? नकारात्मक, निषेधात्मक का मतलब क्या है? इनकी जो प्रकृति है इसमें मना किया जाता है। जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। हर चीज में
क्या होगा, नहीं होगा। अर्थात ये किसके, ये उस राष्ट्र के प्रति दिए जाते हैं कि राष्ट्र के प्रति नकारात्मक चीज दी जाती है कि राष्ट्र की विधियों या किसी भी तरह के कोई भी चीज हो कि राष्ट्र का कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता, राष्ट्र में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो हमारे मौलिक अधिकार, हमारे मूल अधिकारों का हनन करती हो। तो अर्थात इसकी प्रकृति कैसी हुई, निषेध, कैसी प्रकृति हुई इसकी, नकारात्मक प्रकृति हुई। कैसी प्रकृति हुई इसकी, नकारात्मक प्रकृति हुई। बेटा 15 के भाग 3, 15 के अनुच्छेद 15 के भाग 3 में कुछ और प्रावधान भी कर रखे हैं। वो प्रावधान क्या कर रखे हैं भाग 3 के अंदर, तो वो प्रावधान क्या है, तो अगर हम उसको देखें तो अनुच्छेद के भाग 3 में जो प्रावधान है वो है महिला, बच्चों को, देखिए महिला और बच्चों को, किनको, महिला और बच्चों को अलग से, महिला और बच्चों को अलग से विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 15 के भाग 3 में स्पष्ट कह रखा है कि महिला और बच्चों के लिए अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि महिला अर्थात लिंग आधार पर और बच्चों को अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। किसमें कहा है ये, 15 के भाग 3 में कहा कि इनके लिए अलग से कानून बनाए जा सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इसके भाग 4 में चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 15 का भाग 4। 15 का भाग 4 की अगर हम बात करें तो देखिए राज्य में हम देखते हैं कि कुछ लोग शैक्षिक पिछड़े होते हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं, उनके लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े या सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं, उनके लिए अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। अर्थात क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। और प्रावधान कर रखा है वो क्यों कर रखा है कि वो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और यही आधार, ये किस आधार पे किया गया, उसका एक बड़ा कारण था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो मद्रास था वहां पर अगर हम देखें तो सांप्रदायिक आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिया जाता था। किस आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिया जाता था। अब जब सांप्रदायिक आधार पर शिक्षण में, तो इसके विरुद्ध क्या लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, एक दर्ज किया गया, एक केस दर्ज किया गया जिसमें याचिका लगाई गई कि ये संविधान के विरुद्ध है, और फिर इस याचिका के आधार पर इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। लेकिन जब इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया तो बाद में यह देखा कि एसटी, एससी या जो शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनको अब शिक्षण संस्थान में किस तरह है, तो पुनः अमेंडमेंट किया गया, पुनः एक संशोधन किया गया। 1951 में प्रथम संशोधन किया गया। कौन सा, प्रथम संशोधन, और उसके तहत अनुच्छेद 15 का भाग 4 डाला गया और जिसमें यह बात कही गई कि राज्य चाहे तो सभी जाति या जो जाति है जो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है उनको शिक्षण संस्थानों में उनके लिए अलग से प्रवेश के लिए आरक्षण व्यवस्था की जा सकती है। किसमें की गई है बात, अनुच्छेद 15 के 4 में। और इसी तरह का एक 15 के भाग 5 में, 15 के भाग 5 में भी किया गया। जब देखा कि कुछ समय बाद, अभी की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए, 2006 के आसपास की बात है, तो 2006 के आसपास क्या हुआ था कि एम्स के जो लोग थे, जो एम्स शिक्षण संस्थान है उसके स्टूडेंटों में एडमिशन के चक्कर में बहुत बड़ी हड़ताल कर दी। और यह हड़ताल ये कही कि उनको भी आरक्षण, एसटी और एससी को उच्च संस्थानों में भी क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। और उसके लिए 15 के भाग 5 में उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह है आपका अनुच्छेद 15, जिसमें क्या कहा जाता है कि जाति, धर्म,
लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। लेकिन कुछ क्या कर रखे, अपवाद भी दे रखे हैं एसटी एससी संबंधित, जो क्या सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और अब क्या है सांस्कृतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको अलग से उनके लिए प्रावधान कर रखा है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। किस पे आ गए हम, अनुच्छेद 16 के ऊपर आ गए। देखिए अनुच्छेद 16 ये क्या कहता है, अवसर की समानता। क्या कहता है, अवसर की समानता। अवसर की समानता की बात करता है कि सरकारी नौकरियां हो, सरकारी नौकरी, इसको हम कह सकते हैं लोक सेवाओं में, लोक सेवाओं में, अर्थात सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता मिलेगी, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। ये भेदभाव किन आधारों पे हमने पहले देखा, तो 5 आधार बनाए गए, यहां पर 7 आधार बना दिए गए। 7 कौन कौन से, देखिए जाति, पहला कौन सा, जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग। अब इसमें जो और चीजें जोड़ दी है, वो क्या जोड़ दिया इन्होंने, उद्भव जोड़ दिया, उद्भव, उद्भव व निवास, एक निवास जोड़ दिया। इनके आधार पर किसी भी तरीके का सरकारी सेवाओं में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन सा फंडामेंटल राइट है, ये अनुच्छेद 16 के अंदर कहा गया है। ये कहा कि इन आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके का, कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद दिए हैं, कुछ एक्सटर्नल, इसमें भी कुछ और धाराएं जोड़ी गई है। वो और धारा की बात करें, हम 16(3) की एक बात करते हैं। किसकी, 16(3) की। ये समझ में आया, अवसर की समानता, जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश और लिंग, उद्भव और निवास स्थान, इनके आधार पर क्या नहीं होगा, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। अब हम आगे बात करते हैं इसके भाग 16(3) में क्या लिखा हुआ है। देखिए 16(3) में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 16(3) में ये कहा है कि राज्य चाहे तो निवास के स्थान पर, राज्य चाहे तो निवास के आधार पर, किसके आधार पर, निवास के आधार पर सकारात्मक भेदभाव कर सकती है। मान लो किसी एक प्रदेश के कुछ लोग वास्तव में ही पिछड़े हैं, किसी प्रदेश के कुछ लोगों की स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं है, तो क्या हो सकता है, उस क्षेत्र विशेष के लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जा सकती है। जैसे कर्नाटक में अनुच्छेद 371 जो है, वहां कर्नाटक के जो राज्यपाल है उसको एक विशेष शक्ति देता है कि वो कुछ स्थान पर क्या दे सकता है। जैसे कर्नाटक की बात करें हम, है ना, बीदर की बात करें, वहां पर एक विशेष प्रावधान किया गया है कि वहां पर नौकरियों में क्या दिया जा सकता है, अलग से उनको प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके बाद एक और इसका अनुच्छेद है, वो भी जानना जरूरी है, वो है अनुच्छेद 16 का भाग 4, 16 का 4 नंबर का। वो क्या है, वो ये कहता है कि अगर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, क्या है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, अगर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो उसके आधार पर भी, अपर्याप्त अगर प्रतिनिधित्व है तो उसके आधार पर भी आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। तो हमने काका कालेलकर की जो कमेटी का गठन हुआ था वो भी इसी आधार पर हुआ था। आज हम देखते हैं राजस्थान में एससी को 16%, एससी को कितना, 16%, एसटी को 12%, एसटी को 12%, एससी को 16% और ओबीसी को 21% आरक्षण दे रखा है। ओबीसी कितना दे रखा है, 21% आरक्षण दे रखा है। और ये किसके आधार पर दे रखा है, ये जनसंख्या के आधार पर दे रखा है। तो ये भी एक
मौलिक अधिकार में इस आधार पर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नौकरी में नहीं आता है, अगर सरकारी नौकरियां उनको नहीं मिल पाती है, तो इस आधार पर उनको क्या दिया जा सकता है, आरक्षण की व्यवस्था भी कर रखी है। तो आरक्षण का एक बड़ा, अगर आरक्षण मिला होगा तो वो क्यों, फंडामेंटल राइट 16 के 4 नंबर के भाग में है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार पूछा जाता है। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ये लगभग सभी लोग जानते हैं। अस्पृश्यता का अंत, इसके अंदर कहा गया कि छुआछूत का क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। छुआछूत, क्या छुआ, अगर हम छूत की बात करें, अस्पृश्यता की बात करें, तो इस आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी आधार पर अस्पृश्यता का नहीं रखेगा, छुआछूत का कार्य नहीं होगा। अस्पृश्यता का अंत अगर हम बात करते हैं तो किसमें है, अनुच्छेद 17 के अंदर है। तो यहां तक समझ में आ गया, ये बड़ा सिंपल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की बात करते हैं, अंतिम हमारा ये वो है अनुच्छेद 18। अच्छे से समझना, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है अनुच्छेद 18 के बारे में। तो अनुच्छेद 18 की अगर हम बात करें तो देखिए, अनुच्छेद जो 18 है वो करता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ये कहता है कि सरकार, गवर्नमेंट केवल शैक्षिक उपाधियां, और कौन सी, शैक्षिक उपाधियां और सैनिक उपाधियां ही दे सकती है, इसके अलावा अन्य उपाधियां नहीं दी जाएगी। या कोई व्यक्ति विदेश में जाकर किसी भी तरीके की उपाधि बिना भारत की परमिशन के, बिना यहाँ के राष्ट्रपति की परमिशन से नहीं ले सकता। ये किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 18 में दे रखा है। किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 18 में दे रखा है। अब हमारे दो अनुच्छेद हमने देखे, 14 से लेकर 18 तक के हमने समानता के अधिकार देख लिए। तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो 12 और 13 रह गया सर, वो कौन सा अनुच्छेद है, 12 के अंदर क्या है और 13 के अंदर क्या है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं आपको। जो अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दे रखी है। क्या दे रखी है, राज्य की परिभाषा दे रखी है। और जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 है, उसमें न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन क्या दे रखा है, न्यायिक पुनरावलोकन दे रखा है। अगर 12 में है तो राज्य की परिभाषा ये नहीं है कि हम राजस्थान है तो राजस्थान की परिभाषा, राज्य ये नहीं है, राज्य केवल राजस्थान नहीं है। राज्य का तात्पर्य सीधा अनुच्छेद 12 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी संस्थाएं जो सरकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वित्त प्राप्त करती है, सरकारी संस्थाएं हैं या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वित्त प्राप्त करती है, वो सभी राज्य की श्रेणी में आएगी और उनको आरटीई के तहत हर तरीके का जवाब देना पड़ेगा। ये अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा में उन सभी संस्थाओं को शामिल करता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य से क्या लेती है, वित्त लेती है। अनुच्छेद 13 क्या है कि अगर ऐसी विधियां, ऐसी कोई विधि जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, जो मौलिक अधिकारों के अनुरूप नहीं है, तो न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा या न्यायिक समीक्षा के द्वारा उन विधियों को समाप्त किया जा सकता है। ये कौन कह रहा है, अनुच्छेद 13 कह रहा है। तो आज हमारा जो समानता का अधिकार हमने देखा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का, आज ये पूरा होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में हम पुनः मिलेंगे, अनुच्छेद कहां से लेकर, स्वतंत्रता का अधिकार को लेकर मिलेंगे, है ना। तो हम कौन सा अधिकार देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।